नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उस दौर में चलेंगे जब हमारी सभ्यता बिल्कुल एक नया आकार ले रही थी। ये वो समय था जब छोटे-छोटे ग्रामीण कबीले अचानक से विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में तब्दील हो रहे थे। तो आइए बिना किसी देरी के 16 महाजनपदों के इस अविश्वसनीय और सबसे बड़े बदलाव को करीब से समझते हैं। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत देखेंगे, फिर बात करेंगे प्राचीन गणतंत्रों की। इसके बाद उपमहाद्वीप के हृदय स्थल पर नजर डालेंगे, फिर चलेंगे सीमांत और दक्षिण के राज्यों की ओर, और अंत में देखेंगे कि कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द्वितीय नगरीकरण, यानी एक बिल्कुल नई शुरुआत। अब जरा सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो एक पूरी तरह से ग्रामीण वैदिक व्यवस्था बन गई थी, वो अचानक से इतने बड़े-बड़े शहरों में कैसे बदल गई? इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर था लोहा। जी हाँ, लोहे की खोज। लोहे के मजबूत औजारों के आने से घने जंगलों को काटना और जमीन जोतना बहुत आसान हो गया। नतीजा, खेती में इतनी पैदावार हुई कि अतिरिक्त उपज या सरप्लस फूड बचने लगा। जब पेट भरने से ज्यादा अनाज उगने लगे तो जाहिर है अर्थव्यवस्था बूम करेगी। आबादी तेजी से बढ़ी और इसी ने एक आम ग्रामीण जीवन को उन्नत और शानदार नगरों में बदलकर रख दिया। ये पूरा बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। इसका एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। इसे ऐसे समझिए, सबसे छोटी इकाई थी कुल, यानी एक परिवार। कई परिवार मिले तो बना ग्राम या गांव। ग्रामों के समूह से बना विश्व, और कई विश्व मिलकर कहलाए जन या कबीले। वक्त के साथ जब इन कबीलों ने अपना दायरा बढ़ाया तो ये जनपद बन गए, और आखिरकार जब ये जनपद बहुत विशाल और शक्तिशाली हो गए तो कहलाए महाजनपद। बिल्कुल एक छोटे बीज से एक विशाल बरगद का पेड़ बनने जैसा। वैसे ये महाजनपद शब्द खुद ही अपनी कहानी बयां करता है। संस्कृत में महा का मतलब है महान या विशाल, और जनपद का मतलब है किसी जन या कबीले के पैर रखने की जगह, उनका आधार। सरल शब्दों में कहें तो ये प्राचीन भारत के वो बेहद शक्तिशाली राज्य और गणराज्य थे जिन्होंने हमारी सभ्यता की राजनीतिक और भौगोलिक नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। अब एक सवाल उठता है कि इतने पुराने समय की इतनी सटीक जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म से ठीक पहले हमारा पूरा उपमहाद्वीप 16 महान राज्यों में बटा हुआ था। इन ग्रंथों में इन राज्यों की राजधानियों और उनकी शासन व्यवस्थाओं के बहुत ही प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है प्राचीन गणतंत्र, यानी उस दौर की राजनीतिक विविधता। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि उस प्राचीन काल में भी राजनीति कोई एकतरफा चीज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हर जगह बस किसी एक राजा का ही हुक्म चलता हो। यहां हमें दो बिल्कुल अलग व्यवस्थाएं एक साथ काम करती हुई दिखती हैं। एक तरफ थे गणतंत्र, जैसे वज्जी और मल्ल, जहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि फैसले लोकतांत्रिक तरीके से एक सभा द्वारा बहुमत से लिए जाते थे। और दूसरी तरफ थे राजतंत्र, जैसे शक्तिशाली मगध, जहां पूरी सत्ता और शासन की बागडोर पूरी तरह से एक अकेले राजा के हाथ में होती थी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये प्राचीन गणतंत्र सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये हमारे गहरे मानवीय और आध्यात्मिक इतिहास से रचे बसे थे। उदाहरण के लिए वज्जी महाजनपद को ही लीजिए, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह भगवान महावीर की जन्मस्थली है और प्रसिद्ध आम्रपाली का संबंध भी यहीं से था। इसी तरह मल्ल महाजनपद के कुशीनगर और पावा वो बेहद खास और ऐतिहासिक स्थान हैं, जहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए और निर्वाण प्राप्त किया। चलिए अब नक्शे के बीचों बीच चलते हैं हमारे तीसरे भाग में, उपमहाद्वीप का हृदय स्थल। अगर हम राजनीतिक शक्ति के सबसे बड़े केंद्र की बात करें तो वो निस्संदेह गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों में मौजूद था। इसका संकेंद्रण सच में हैरान कर देने वाला है। जरा इस डेटा को देखिए। 16 में से पूरे 8 महाजनपद तो सिर्फ आज के उत्तर प्रदेश वाले इलाके में ही मौजूद थे। बाकी 3 बिहार में, 2 पश्चिमोत्तर सीमांत यानी आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, 2 मध्य और पश्चिमी भारत में, और सिर्फ 1 दक्षिण भारत में स्थित था। चलिए उत्तर प्रदेश वाले इन 8 महाजनपदों और उनकी प्राचीन राजधानियों को एक साथ देखते हैं, ताकि इन्हें याद रखना आसान हो जाए। काशी की पहचान वाराणसी से थी,
कोशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी, पांचाल की राजधानियां अहिच्छत्र और काम्पिल्ल थीं। इसी तरह कुरु की इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा और चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती थी। अब ये नाम सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें या बिंदु नहीं है, इनमें पूरी पूरी सभ्यताएं बसती हैं। काशी का सीधा संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ से था। वहीं कौशल पर राजा प्रसेनजित का शासन था, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। वत्स की राजधानी कौशांबी तो राजा उदयन के समय में व्यापारियों के लिए एक जबरदस्त ट्रेड हब बन चुकी थी। और कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और ये महाभारत के महाकाव्य से इतनी गहराई से जुड़ा है कि इन जगहों का इतिहास सचमुच जीवंत हो उठता है। अब जरा गंगा घाटी के इस केंद्र से बाहर निकलते हैं। हमारा चौथा भाग है सीमांत और दक्षिण के महाजनपद। बाकी बचे महाजनपदों की स्थिति भी महाद्वीप के पैमाने पर बहुत विशाल थी। मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में था अवंती। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। लेकिन इन सब में अश्मक की स्थिति सबसे अलग और दिलचस्प है। इसकी राजधानी पोतली या प्रतिष्ठान थी, और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित पूरे दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था। इसके अलावा गांधार और कंबोज आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं में आते थे। इन सीमांत राज्यों का कूटनीतिक और सांस्कृतिक रुतबा बहुत ऊंचा था। गांधार की राजधानी तक्षशिला को ही देख लीजिए। ये पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का एक ग्लोबल हब थी, जहां महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। कंबोज पूरे उपमहाद्वीप में अपने शानदार और बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर था। और अवंती की कहानी तो कमाल की है। जब अवंती के राजा प्रद्योत बहुत बीमार पड़े, तो मगध के राजा बिंबिसार ने अपने खास राजवैद्य जीवक को उनका इलाज करने के लिए भेजा। इस मेडिकल डिप्लोमेसी ने दो शक्तिशाली राज्यों को गहरे दोस्तों में बदल दिया था। और अब आते हैं आज के विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर। हमारा पांचवा भाग, मगध का उत्कर्ष। इतने सारे राज्यों में वर्चस्व की होड़ मची थी, लेकिन अंत में जो सबसे ऊपर उभर कर आया वो था मगध। इसके पीछे एक बहुत सीधा सा सिद्धांत काम कर रहा था। भूगोल ही नियति है। प्रकृति ने मगध को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित कर रखा था। इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन और पूर्व में चंपा नदी बहती थी। इन नदियों ने न सिर्फ जमीन को बेहद उपजाऊ बनाया, बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक वाटर फोर्ट या जल दुर्ग तैयार कर दिया कि दुश्मनों के लिए मगध पर सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसी चीज ने मगध को एक अजेय ताकत बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में राजा बिंबिसार ने मगध की एक मजबूत नींव रखी। उसी सदी के अंत तक राजा अजातशत्रु ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी वज्जी गणतंत्र को हराकर मगध में मिला लिया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते राजा उदयन ने राजधानी को सामरिक नजरिए से और भी सुरक्षित जगह पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में शिफ्ट कर दिया। और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा शिशुनाग ने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अवंती को भी पूरी तरह से निगल लिया। एक एक करके मगध ने अपने सभी पड़ोसियों को अपने भीतर समा लिया, और इसी अथाह विस्तार से जन्म हुआ भारत के पहले और सबसे विशाल मौर्य साम्राज्य का। लेकिन इस पूरे सफर को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। जब हम आज के आधुनिक भारत के राज्यों, यहाँ की स्थानीय संस्कृतियों और अलग अलग भाषा क्षेत्रों को देखते हैं, तो क्या इन 16 प्राचीन महाजनपदों की सीमाएं आज भी खामोशी से हमारे सांस्कृतिक भूगोल को तय नहीं कर रही हैं? इस दिलचस्प सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।